नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हुआ। आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बड़े एक्सक्लूसिव शख्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। हमारे प्रोग्राम में उनके साथ एक SOP है और वो ये है कि सख्त सवालात हों, ज़रूर हों, लेकिन चौहान साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए जवाब देने का विद इन द टाइम। कहीं कहीं कोई ऐसी चीज़ जहां क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो वहाँ हम आगे आएंगे। बाकी हमारी कोशिश होगी कि सवालात हमारे और पूरा मौका मिलना चाहिए फयाजुल हसन चौहान को। और शायद यही वजह है कि इस वक्त ये प्रोग्राम दोनों जगह अपने लिहाज से पसंदीदा है। जो आपके चौहान के हिमायती हैं वो भी, और जो चौहान के मुखालिफ हैं वो भी, दोनों जगह ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा और सुना जाता है। जी चौहान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। रोज़ा है सर, खुदा के लिए सर तैयार हो जाएं, सवालात बहुत सख्त हैं। आप बिस्मिल्लाह करें। चले मैं चार्ज कर देता हूं आपको सर। पहला मैं एक वीडियो ही दिखाता हूं आपको, और ये वीडियो है जनाब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की। वो आपकी कायद और आपकी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, हालिया बयान है। चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने तासुरात, अपना जवाब हमें उससे हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या कहते हैं। जी वीडियो देखें। सुन लिया होगा कि हुकूमत ने GIT बनाई है जो इस सारे मामले की छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि बड़े संगीन वाक़यात हैं। ये हेरा फेरी और फ्रॉडिया बंदा तो पहले ही था, सब दुनिया जानती है, लेकिन ये दहशतगर्द भी था, इसका किसी को इल्म नहीं था। अब वास्ता पड़ा है तो सामने आया है, और ऐसी वैसी कोई दहशतगर्दी, यानी मैंने ना इससे कोई बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में कोई देखा है, और ना कोई इस तरह का मैंने दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में को देखा है। ये तो हर मामले में दूसरों से नंबर लेके जा रहा है ये। जी चौहान साहब, कोई सवाल नहीं, क्योंकि जुमले बहुत सख्त हैं। आपका जवाब चाहिए, क्या कहते हैं इन स्टेटमेंट पे? ये किसका आपने मुझे जो है ना क्लिप सुनवाया है? साबिक वज़ीर आज़म है सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये कौन है? ये वो है वो जो 4 हफ्तों का कह के 4 साल से गायब है पाकिस्तान से, वही वाले नवाज शरीफ साहब? एक ही नवाज, वही वाले नवाज शरीफ साहब है ना जिन्होंने 50 रुपए की जनाब स्टाम्प के ऊपर लिख के दिया था कि मैं प्लेटलेट्स ठीक करवा के बस 4 हफ्तों में वापस आ रहा हूँ। वो वाले नवाज शरीफ साहब, ये वो वाले नवाज शरीफ साहब के जो 7.5 अरब रुपए की करप्शन के केस के अंदर सादा कागज पर लिख के पतली गली से भागे थे कि मैं अपने जनाब प्लेटलेट सीधे बदरे करवा के तो जनाब हुणी गया तो हुणी आया। ये कहता है कि फ्रॉडिया, शर्म से डूब मर जाना चाहिए इस नवाज शरीफ को। आपने तो सारे प्रोग्राम का मजा ही किरकिरा कर दिया डॉक्टर दानिश साहब। इब्तदाई आपने इस चोर, लुटेरे और नौसरबाज और इस फ्रॉडिये के जनाब आपने बयान से किया है, जिसके हवाले से बच्चे को पता है कि ये 2 नंबर नहीं, ये 9 नंबर है। और टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा अदालतें उड़ीक रही हैं, अदारे उड़ीक रहे हैं, डॉक्टर उड़ीक रहे हैं कि माही आवेगा तो चित्रा नाल हार पनावांगी, लेकिन माही आ ही नहीं रहा। माही के प्लेटलेट्स ही सीधे नहीं हो रहे। माही जनाब अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की तरह नजम सेठी के साथ बैठ के नहर पे, लंदन की नहरों में जनाब किश्तियों में सवार होकर वीडियो तो बना रहा है। माही जो है वो पिज़्ज़े खा रहा है, माही जनाब आपके बर्गर खा रहा है, माही टेबल के सामने 10 बंदों का खाना रख के नदीदों की तरह जनाब जिंदगी का आखिरी खाना समझ के खा रहा है, लेकिन उसके प्लेटलेट सीधे नहीं हो रहे वापरा। सारे अदारों को चूना लगा के, अदालतों को चूना लगा के, फौज को चूना लगा के, ISI को चूना लगा के, हुकूमत को चूना लगा के, IB को चूना लगा के, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को चूना लगा के ये 2 नंबर आदमी कहता है कि इमरान खान फ्रॉडिया है। इसको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, और मुझे और आपको भी इस वक्त शर्म आनी चाहिए कि हमने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा इस 2 नंबर घटिया शख्स के जो है वो वीडियो से किया है।
अरे सर साबिक वजीर आजम भी हैं सर, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा वजीर आजम रहे हैं और उन्होंने इमरान खान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी लगाया है। तीनों दफा जनाब GHQ के गेट नंबर 4 के जरिए से आया ये, तीनों दफा। जिसको ये हमेशा जनाब वो गालियां देता है ना, जिस अदारे को, इसकी बेटी भी और ये भी, तीनों दफा उसके कंधे पे सवार होकर वजीर आजम बना और 2 से 3 दफा उन्हीं के कंधों पे बैठ के जनाब वजीर आला बना और उन्हीं के कंधों पे बैठ के 1979 के अंदर वजीर खजाना बना। फ्रॉडिया तो ये है, पूरी दुनिया को पता है ये फ्रॉडिया है। और JIT की बात करते हैं ना, सबसे पहले JIT बननी चाहिए इसके प्लेटलेट्स या ना इसके इशू के ऊपर, कि इस मां के लाडले के कौन से प्लेटलेट्स हैं यार। मैं पिछले 3 दिन से कोरोना का शिकार हूं, आपको मैं बता दूं, 3 दिन हो गए, मैं सख्त बीमार हूं। मैंने कैफ्लम और जनाब पैराडॉल मैंने 2 दिन खाई है। मैं इस वक्त हशाश बशाश पूरी दबंग और पूरे हौसले के साथ बोल रहा हूं माशाल्लाह। इसके जनाब प्लेटलेट्स सीधे हो रहे 4 साल से। इससे पूछे ना, इसकी बेटी डाकू रानी से पूछे, उस वीडियो रानी से पूछे। मैं तो 3 दिन के अंदर जनाब बुरे तरीके से बीमार हुआ, मेरी हड्डियां दर्द, मेरे प्लेटलेट सारे नीचे आ गए। 2 दिन इस तरह। तो आप लोगों ने क्यों भेजा सर? लिए आप लोगों ने बाहर क्यों भेजा सर इनको? आपने इजाजत क्यों दी? पहले तो इसकी बेटी से पूछे ना, जो आजकल जनाब वजारत उज़्मा की कैंडिडेट बनी हुई है और जनाब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त उसका अपना चाचा और उसका अपना कजन है। पहले तो उससे पूछें कि भाई वो बाहर गया था, स्टाफ मौजूद है, वहां बैठ के पड़के मारता है कि हम डरने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा, डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा लतीफा यह है, जब ये सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ बाहर बैठ के ना लीडिंग टीवी चैनल्स को यह बयान देता है कि मैं डरने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, मैं जूतियां छोड़ के भागने वाला नहीं, मैं गुलैरी की तरह चार्टेड त्यारे की सीढ़ियों से भाग के ऊपर चढ़ के भागने वाला नहीं, मैं बड़ा दिलेर हूं, मैं शेर हूं। जब वो बातें करता है, खुदा की कसम दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा होता है, सबसे बड़ा लतीफा। चले अगले एक और वीडियो आपको दिखाता हूं और वो वीडियो में मुझे भी अफसोस है। खुदा का वास्ते इसकी ना सुनाइएगा। नहीं जो सर मेरा सवाल है, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे क्योंकि नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो बोलना है, किसी ने तो बोलना है सर, जाहिर है वो साबिक वजीर आजम भी रहे। मैं आता हूं सर और मैं इंटरप्ट भी नहीं किया मैंने। अब मैं एक और वीडियो की तरफ, और इस वीडियो को देख के मुझे भी अफसोस होता है, इसका जवाब जरा आप दीजिए, ये कैसे हो गया सर? ये देखिए, आइए। ये हुकूमत जो जुल्म और जबर कर रही है, बदमाशी कर रही है और जो बड़े दावे करके आया था, जो कौम को उसने सब बाज दिखाया, मैं कहता हूँ सदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए इमरान नियाजी है। यार एक चरावा होता है ना, उसकी भी कोई गैरत और सोच होती है, उसका भी कोई कोलो फेल होता है, कोई उसमें भी थोड़ा सा ज़मीर और ईमान होता है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया। दुनिया पे हम भिखारी बन गए। कहीं कोरोना ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, कोरोना के नाम पे भत्तेखोरी चल रही है, लूट खसूट है, उधर जलसे हो रहे हैं, उधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, लोगों को बस बच्चों की तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया है और नौजवानों को जबरदस्ती इमरान खान ने बेरारवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिया, हिरवैन पे लगा दिया, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पे बैन लगा के नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चर्च पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए, क्रिकेट तबाह हो गई, स्पोर्ट्स मैन आया, बाकी स्पोर्ट्स देखें तबाह कर दी, अब इसने मुल्क को तबाह कर दिया। चौहान साहब, मैं बड़ा तनकीद निगार हूँ आजकल PTI पे और इमरान खान पे, कोई दो राय नहीं है। माजी में भी मैं बहुत सारे सियासी लीडरों पे तनकीद आपको पता है, लेकिन सर ये अमल, ये गुफ्तगू के बाद मुझे इतना अफसोस है कि ये शख्स अब PTI का हिस्सा है। इस पे सर जरूर अपना कमेंट्स दें। देखिए, मैं इस बंदे का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं इस बंदे का मीडिया एडवाइजर नहीं हूं, मैं इस बंदे की जो सोच है या जो फिक्र है या जो आइडियालॉजी है उसका मैं फ्रंट मैन नहीं हूं।
मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र हूँ, मैं पीटीआई का सियासी कारकुन हूँ। मैं पीटीआई के लिए अपनी सारी जद्दोजहद, अपनी सोच, अपने फ़िक्र के मुताबिक अपने स्टाइल और अपने अंदाज से करता हूँ। ये भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, अल्लाह पाक का करम है, आप भी जानते हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम जानती है, पीटीआई के लीडर और कारकुनान जानते हैं कि मैं पार्टी के अंदर भी अपने स्टाइल और अपने अंदाज से ही जो है वो ज़िंदगी गुजारने का आदी हूँ। ठीक है ना जी, मुझे इससे क्या गर्ज है ना, ये कौन है, क्या है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, पहले किधर था, अब किधर है, पहले क्या कहता था, अब क्या कहेगा। लेकिन जो दीन और दुनिया की थोड़ी सी तालीम हासिल की है, अमल तो है कोई नहीं, लेकिन जो तालीम हासिल की है, जो पढ़ा है, उसके मुताबिक हदायत किसी टाइम भी आ सकती है और हदायत बार बार भी आ सकती है। एक दफा आने के बाद इंसान दोबारा बेहदायता हो सकता है, बेहदायता होकर फिर दोबारा हदायत याफ्ता हो सकता है। ये इंसानी साइकी है, ठीक है ना, ये शरी तौर पर भी साबित है। तो इस हदायत आ गई होगी, पहले इस बबैलिया मारी हो सर, और बंदे का पुत्र बन गए, तो बंदे का पुत्र बन गए तो थोड़ा सीधिया गला करना शुरू हो गए, सानू के परेशानी। चले सर, हिदायत आ गई और हिदायत किसी वक्त भी आ सकती है, और हिदायत जिसको आ जाए इसका मतलब है अल्लाह का उस पर रहम है सर, और जिसको हिदायत ना आए उस पर अल्लाह का रहम नहीं। सुम्मुन बुकमुन फहुम ला युरजऊन, तुम्हारा आंख नाक कान सब अंधा कर दिया। बहुत सारे सर जिनको हिदायत नहीं आ रही है। मैं आगे चलता हूँ, एक और क्लिप है सर, बड़ी अच्छी क्लिप है, उसमें आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है वो कह रहे हैं, सर सुनिए। आसिफ जरदारी जेल में रहा, 5 साल बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। इज इट नॉट इनफ टू प्रूव विद देयर इनोसेंस? अगर आप नहीं साबित कर सके, जस्ट गो टू हेल, खत्म। वो वाकई ये तस्वीर आपके साबिक सदर की है। इंसानियत सोच है। ये उस वक्त बेनजीर के मियां थे, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको इस्लामाबाद लाया गया, बात नहीं बनी, लाहौर ले जाया गया, और इनका ट्रायल कौन कर रहा था? लाहौर में मैं इस आदमी का वकील था जिनको आसिफ जरदारी आप कहते हैं, और जेल के अंदर कोट लखपत में इनकी फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई जेल है, कोट लखपत जेल, उसमें ट्रायल कर रहा था जनरल जियाउल का भांजा। मुलजिम कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो का दामाद। और फिर ये जो आप कहती हैं ना कि ये एनआरओ की वजह से ये आ गया आसिफ जरदारी, रॉन्ग। क्या एनआरओ की वजह से आया आसिफ अली जरदारी? दुनिया कह रही है फ्रॉड, करप्शन, ये वो नैब कोर्ट्स, एंटी करप्शन कोर्ट्स बैठे हुए थे, जिन वो 8 केसेस से बरी हो रहे। तो याद है कि ऐसा भी मुझ पे केस गुलाम इसाक खान ने कोर्ट किया कि जी बम बांध दिया गया, तो याद है? वो सारे केसेस मैंने जेल से जीते। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़े मजलूम का नाम है आसिफ जरदारी। आज मैं पता नहीं सच बोलने के मूड में। अच्छा, पता है क्यों? इतना जुल्म इस बंदे के साथ हुआ है। बीबी के साथ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ वाबस्ता होने के फौरन बाद नून लीगियों की इबलीसी और शैतानी जेने कैंपेन 10% वगैरह। जी सर, इसमें बाबर अवान और फवाद चौधरी साहब दो इस वक्त बहुत करीबी इमरान खान के साथी हैं। उनकी स्टेटमेंट है, देखिए क्या कह रहे थे, आज कहाँ हैं। और एक और बात सर, इसमें ये आसिफ जरदारी जिसके में बाबर अवान और फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि उसके साथ इतना जुल्म हुआ है, इवन हसन निसार साहब, उस पर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे थे आज से थोड़े अरसे पहले कि वो उसने पैसे दिए हैं इमरान खान को कत्ल कराने के लिए, और 2 बंदे टीटीपी के हायर किए हैं दहशतगर्दों की। तो ये मुझे सर ये ज़रा सा आपसे पूछना है कि इमरान खान ने इस पे भी इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान की हुकूमत गई तो इमरान खान ने कहा कि अमेरिका और कुछ लोग यहाँ उनको कत्ल कराना चाहते हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी बना दी है। फिर इमरान खान ने कहा कि जी डर्टी हैरी और कुछ इंटेलिजेंस के लोग जिनके नाम भी लिए मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, वो मुझे कत्ल कराएंगे। आज वो कह रहे हैं सर कि मुझे पंजाब पुलिस कत्ल करना चाहती है और उसके 5 अराकीन हैं। अब मैं किस बात पे एतबार करूं, कौन इनको कत्ल कराना चाहता है, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि आसिफ जरदारी के हवाले से इमरान खान को छोड़ें, फयाज चौहान को छोड़ें, डॉक्टर दानिश को छोड़ें, उसकी अपने रिश्तेदार और भुट्टो ख़ानदान के अहम तरीन अफराद, चाहे वो आपकी गुनवा भुट्टो हो, चाहे आपकी वो फातिमा भुट्टो हो,
चाहे वो आपकी जनाब मीर मुर्तज़ा भुट्टो की आल औलाद हो, चाहे वो आपके जनाब साबिक वज़ीर आला जो मेरा ख्याल वफात पा गए हैं भुट्टो ख़ानदान के, मेरे ज़हन से नाम उनका भी नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को मरवाया आसिफ जरदारी ने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया आसिफ जरदारी ने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी फला 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 हर किस्म की कत्लो गारत गरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, दो नंबरी और ज़मीनों पे कब्जे, बदमाशी के साथ अगवा बराए तावान, लोगों की टांगों पे बम बांध के जनाब उनसे उनकी शुगर मिलें ज़बरदस्ती अपने नाम करवाना, ज़मीनें अपने नाम करवाना, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के तावान उस वक्त 80s 90s के अंदर इनके अपने खानदान के लोगों ने बातें की हुई है। आप इमरान खान का रोना तो छोड़े ना, उसको रोने छोड़े उसको। आप ये जो गुनवा भुट्टो कहती रही है, जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की आल औलाद कहती रही है, जो इस भुट्टो खानदान के लोग कहते रहे हैं, जो लड़काना के अंदर बच्चा बच्चा जो ना वहां पे ये बातें करता है, और फिर जो आप टॉक शो करते रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं भूला तो नहीं, मैं तो ARY के वो टॉक शोज 2012, 13, 14, 15 में भूल सकता हूं जो मैंने और आपने किए हुए हैं, जिसमें आप JITs की रिपोर्टें लेके आते थे और फिर हमारे साथ प्रोग्राम करते थे और हम दोनों मिलकर बताते थे कि जनाब आसिफ जरदारी की गुंडागर्दी क्या है, कत्लो गारतगरी क्या है, बदमाशी क्या है। JIT के मेंबर ISI का कर्नल ब्रिगेडियर, JIT का मेंबर MI का कर्नल ब्रिगेडियर, JIT का मेंबर FIA का जनाब ग्रेड 20 के अफसर, JIT का मेंबर IB के ग्रेड 20 के अफसर, पुलिस के अफसर, SCP के अफसर, स्पेशल ब्रांच के अफसर, उनकी मिल मिला के सारी की सारी JITs आप लेकर आते थे डॉक्टर साहब, और हमें उठाते थे बड़े बड़े टीवी चैनलों के कैमरा के सामने, और हम मिलकर साबित करते थे कि आसिफ जरदारी करप्ट, आसिफ जरदारी बदजानत, आसिफ जरदारी कातिल, आसिफ जरदारी फला, आसिफ जरदारी फला। आज आप मुझसे पूछते हैं कि आसिफ जरदारी बड़ा नेकोकार है, बड़ा अल्लाह का वली है, बड़ा गौस कुतुब और कलंदर है, बड़ा जनाब नमाजी और परहेजगार है। आज आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि मैं आपको समझा देता हूं, आज आप ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, आपके इंटरप्ट नहीं किया। अगर कल ARY पे बैठकर उनकी JITs हमारे सामने आती थी और हम आपके सामने रखते थे, तो वो हमारा फरीज़ा है एज ए एंकर, एक सहाफ़त के तौर पे, कि कोई इंक्वायरी आई है और वो कोई JIT रिपोर्ट है तो हम आपके सामने रखें और आप उसका जवाब दें, ठीक है। और आज हमारे सामने ये वीडियो आई है तो वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। मैं कोई नहीं, मैं न कल जज था न आज जज है। आपका तज्जिया है, हमारे सवाल हैं, ये है फर्क। अब आइए जरा सा, अब आइए अगला सवाल पूछता हूँ। अगला सुन ले, अब अगला पोर्शन दूसरे पोर्शन का जवाब सुन ले। सुनाइए दूसरे पोर्शन का। आपने कहा कत्ल 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 कत्ल। आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मुझसे यही टॉन्ट करके जनाब क्वेश्चन पूछा सर, था। 5 कत्ल है। डॉक्टर साहब, आप जैसे सुने, आप जैसे दोस्त थे जब 1947-48 के अंदर लियाकत अली खान कहा करते थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप जैसे लोग थे हंसा करते थे। फिर उसके बाद जनाब आप जैसे लोग थे कि जब भुट्टो ने लिखा कि इफ आई एम असैसिनेटेड बुक लिखी, तो आप जैसे लोग हंसा करते थे। फिर बेनजीर भुट्टो, उसने कहा कि मुझे मार दिया जाएगा, एक हमला हुआ 18 अक्टूबर को जनाब सालाए जनाब कारसाज, फिर उसके बाद भी लोग आप जैसे लोग हंसते रहे। फिर अरशद शरीफ ने कहा कि मुझे मार दिया जाएगा, आप जैसे लोग हंसते रहे। फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, लेकिन उससे पहले आप जैसे लोग हंसते रहे। अब वो अगर कह रहा है तो भाई इसमें आपको हंसने की, सवालिया निशान खड़ा करने की, ठट्ठे बांधने की, तंज करने की, इस्तेहजा करने की, दशनाम करने की कौन सी जस्टिफिकेशन है? चले, बहुत अच्छी बात की आपने। अब मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है दोबारा कि सर मैंने कब मैं हंस रहा हूं, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि उन्होंने खुद 5 लोगों पे इल्जाम लगाया अपने कत्ल का। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा सही है? पंजाब पुलिस उनको कत्ल कर रही है, अमेरिका कत्ल कर रहा है, डर्टी हैरी कत्ल कर रहा है, आसिफ जरदारी उनको कत्ल कर रहे हैं, या ये बताइए सर कि आखिर कौन कत्ल कर रहा है? क्या मेरा ये सवाल नहीं बनता है आपसे? आप जनाब इमरान खान के एक्सपोज पर्सन है, मीडिया पर्सन है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन कत्ल कर रहा है? ये 5 लोग कौन है पंजाब की पुलिस के? सर अब तो कमेटी बना दी है पंजाब की कि मालूम करें।
आप मुझे ये बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तकारीर पिछले कई दिनों से विद इन डिपार्टमेंट और ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनके बयान पढ़ लें, आप उनकी तकारीर सुन लें। वो जिस तरीके से पुलिस के अफसरान को हल्ला शेरी दे रहे हैं, जिस तरीके से बकअप कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी मुझे बताएं, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ, लियाकत अली खान को किसने कत्ल करवाया था? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो को, आप तो माशाल्लाह बड़े नजरियाती जुल्फकार अली भुट्टो के सिपाही रहे हैं अपने दौर में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप बड़े ज़बरदस्त जनाब सुर्खे रहे हैं एक दौर में, और सुर्ख है एशिया सुर्ख है के अलमबरदार थे भुट्टो के नजरियात के। आप बताएं भुट्टो को किसने जनाब फांसी चढ़वाई थी? आप मुझे इस बात का जवाब दें, बेनजीर भुट्टो को किसने मरवाया था? आप बताएं ना, आप बताएं कि ये जो सारा माहौल बनाया जाता है, चीजें सारी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप भी माशाल्लाह सियासत और सहाफत के जना घर के भेदी है। मेरे भी जिंदगी के 43-44 साल जो है ना, एक एक चीज जो है ना हमने देखी है, हमारे टिप्स पे है कि मुल्की और आलमी ताकतें, अदारे और सिस्टम किस अंदाज से कैसे पॉलिटिशियंस को और उन लोगों को कि जो उनकी सोच, उनकी फिक्र और उनके सिस्टम के रास्ते की रुकावट बनते हैं, उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, सारा पता है। 5 पुलिस वाले का नाम तो बता देना जरा सा, क्योंकि इससे फायदा इमरान खान को होगा जब उन्हें पता चलेगा कि खान को पता चल गया है कि ये मारना चाहते हैं, तो वो बचाएंगे कल। सर कानून तो ये है सर। आप उनके बयान को गलत समझे। उन्होंने कहा कि मीर मुर्तजा भुट्टो की तरह अटैक किया जाएगा जमान पार्क में, बीच में से अफराद मुजाहिरीन जो हमारे हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्हीं में इनके अफराद लॉन्च किए होंगे, वो अंदर से फायरिंग करेंगे, सामने से 5-6 पुलिस वाले जनाब मारे जाएंगे, उसको बहाना करके फिर इस अंदाज से ऑपरेशन उसी मौके के ऊपर किया जाएगा और मुझे मर्डर किया जाएगा जैसे मीर मुर्तजा भुट्टो का किया गया। ये पूरा 5 का जो लफ्ज उनके मुंह से निकला है वो इस अंदाज से था कि 5-6 अफराद जो है वो पुलिस के मरवाए जाएंगे। सर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया, मैं कर दूं। सर जान तो अल्लाह ने लेनी है ना सर, एक आपके लीडर थे वो कहते जान तो अल्लाह को देनी है, लेकिन यहाँ मैं कहूँ जान तो अल्लाह ने लेनी है। जिसकी जिंदगी कितने दिन तक है उसको पता है। आप चाहे इल्ज़ाम लगाएं, आप चाहे कुछ करें, आप चाहे बंकर में बैठ जाएं, आप चाहे जमा पार्क में बैठ जाएं, छुप जाएं, अदालतों में जाएं, छुप के जाएं, लेकिन सर हरीरी साहब जो थे उनकी गाड़ी बम प्रूफ भी थी, बुलेट प्रूफ भी थी और पता नहीं क्या क्या प्रूफ थी, लेकिन जब उनकी मौत आई तो उनकी वो गाड़ी 3 मंजिला इमारत पे लटक गई थी। तो सर क्यों डरते हैं इतना? जान से खौफ क्यों है सर? जब सियासत करते हैं तो जेल भी जाना होता है और आपके मर भी सकता है आदमी। आपने इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री दी है, इस पर सर मुख्तसर सा कहेंगे, मैं आगे जाऊं। डॉक्टर साहब बात यह है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से भी जनाब 95% मुसलमान हैं। सारों का ईमान है और जो मुसलमान नहीं है उनका भी ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सारों का ईमान है कि अल्लाह पाक ने कहा है और अल्लाह पाक के जो महबूब नबी-उज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरशाद भी है कि अपनी जान बचाने की पूरी तैयारी करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ो। इसको तकवा कहते हैं। लेकिन इल्जाम लगाना सर बहुतान है ना, बगैर सबूत के इल्जाम लगाना शरीयत में बहुतान है। आप सुन लेना। तो जनाब उनका ईमान है अल्लाह पाक की जात पे कि जिंदगी मौत देने वाली वो है, वरना वो यहां से भाग जाता, वरना वो प्लेट नीचे गिरा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक्तदर ताकतों के साथ हेरा फेरी करके मामला तय करवा के जाली किस्म के जनाब अपनी जनाब रिपोर्टें बना के वो पतली गली से भाग जाता लंदन। वो नहीं भागा, वो इधर ही है, वो खड़ा है, वो डंके की चोट पर खड़ा है, वो हाके पुकारे खड़ा है, वो दिन की रोशनी में खड़ा है, वो चांद की रोशनाई में खड़ा है। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो गीदड़ नहीं है, वो 2 नंबर आदमी नहीं है, वो 1 नंबर है, 100 पर्चे झील रहा है, खड़ा है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तकाजों के मुताबिक अपनी हिफाजत के
तमाम प्री रिक्विजिट्स पूरी करके खा रहा है। ठीक है, मैं सवाल नवाज शरीफ या गीदड़ होता तो बाहर होता। सही है, लेकिन सर बहतान और इल्जाम बगूत के लगाना भी तो ये शरीयत में मना। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने तो वहाँ से कह दिया दहशतगर्द तंजीम, यहाँ पार्लियामेंट पूरी आपकी तंजीम को बैन करने जा रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द तंजीम है, इसके सारे सबूत हमारे पास हैं। तो अगर ये पार्लियामेंट में करारदाद पास हो जाती है तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट कर देगी ये केस आपकी जमात को कलअदम करने के लिए। इनका बाप भी पीटीआई को कलअदम नहीं करार दे सकता, ये लिख ले। दोबारा क्या देता हूं, दोबारा राणा सनाउल्लाह का और नवाज शरीफ का और इन सारे सियासतदानों का बाप भी जो है वो पीटीआई को कलअदम करार नहीं दे सकता। क्या पिद्दी का शोरबा, इतना आसान है, इतना आसान है। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी इज्जत, वकार, एहतराम, डिग्निटी, उल्फत, राहत, चाहत, प्यार, मोहब्बत, हर किस्म की क्वालिटी आवाम की तरफ से हासिल करने वाली पार्टी, उसको ये 2 टके के नौसरबाज, 2 नंबर भी नहीं 9 नंबर, ये सारे के सारे ये मिल के ये कहे कि जनाब ये पार्टी कलअदम करार दे देंगे, नहीं, इतना आसान नहीं है यार। ज्वाइंट सेशन सर, ज्वाइंट सेशन, हर ख्वाहिश पे सर ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट में ये करारदाद आएगी, फिर फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइंट सेशन करवाए या एडजॉइंट सेशन करवाए, छोड़ा इसको, ये नहीं कर सकते। कर दिया, कौन बचाएगा सर? एक नोटिफिकेशन ही तो करना है फयाजुल हसन साहब, इन्होंने एक नोटिफिकेशन करना। नहीं, नोटिफिकेशन नहीं करना। आइन के अंदर पूरी प्री रिक्विजिट्स है। आइन के अंदर जनाब सदर मुमलकत से लेके आपकी अदालतें उज़्मा से लेके पार्लियामेंट से लेके बड़े बड़े प्रोसेस है। ये चोर चक्के जनाब अगर इस तरह करना शुरू हो जाए तो ये तो हर किसी को जनाब नाअहल करार दे के जनाब कलअदम करार दे दे। ये मुल्क तो बनाना रियासत बन जाए, ये तो बनाना रियासत बन जाए ना मुल्क। इतना आसान नहीं है ये चीज। तो कर दिया ना सर, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, चला गया, हुकूमत ने कहा हम नहीं करा सकते, इलेक्शन पोस्ट कर दिया। आप तो कह रहे थे ये भी नहीं होगा इलेक्शन। जनाबे वाला मुझे ना, डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे बड़े शख्स हैं, आप मुझ पे कहते हैं कि मैं हर चीज बड़ी सुने मुझे इलेक्शन एक्ट 2017 और पाकिस्तान का आइन, 2 ही कवानीन है इलेक्शन के हवाले से, तीसरा और कोई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कवानीन नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सारे कवानीन क्लब करके एक कर दिया गया और आइन के आर्टिकल 220, 224 और 224A उनकी अपनी अपनी जनाब सब आर्टिकल्स हैं, 2, 2, 3, 3, 4, 4। मुझे इनके अंदर कहीं पे दिखा दे कि इलेक्शन कमीशन का कोई रोल और किरदार डेट तय करने के हवाले से या तयशुदा डेट को पोस्टपोन करने के हवाले से मुझे किरदार बता दे। अगर कोई किरदार होगा मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस तरह काम मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं सर। आइन का आर्टिकल 200, आइन का आर्टिकल 224 90 दिन कहता है। आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि जी आप ये जो डेट है इसको आगे कर सकते हैं, पीरियड को आगे कर सकते हैं। 219 कहता है, 21 अब सुन लेना सर, आइन कह रहे हैं ना, आप खोल लें किताब। 219 आइन कह रहा है, आप दोबारा सुन लें फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर कहीं पर मुझे ये लिखा हुआ बता दें कि इलेक्शन कमीशन अथराइज है। क्या इलेक्शन कमीशन अथराइज है? किस चीज सूबे की और वफाक की वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की जनाब अथराइजेशन के साथ जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन पाबंद है, और सूबे के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन का किरदार ही कोई नहीं है सर। ये उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार ही कोई नहीं है सर, ये उसी का काम है डेट तय करने के हवाले से सर, उसका मैंने काम सवाल ये पूछा है कि मुझे सूबों के इलेक्शन की डेट तय करने या उस तयशुदा डेट को आगे पीछे करने के हवाले से
इलेक्शन कमीशन का मुझे किरदार कहीं पर मैं बता रहा हूँ ना सर, तेज मैं होता ले है। आता हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, आप तो खैर उस्ताद हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। हाँ। आइन का आर्टिकल 219 कहता है कि इलेक्शन के तमाम प्रोसेस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। 224 कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए अगर इस तरीके से असम्बली ख़त्म हो जाए। उसके बाद इलेक्शन एक्ट आपने 57 का दर्ज किया जिसमें प्रेसिडेंट का नाम है। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल है सर, ये सेरेमोनियल पोस्ट है, इसके ऊपर तजाद है। हम आ जाते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन आप 90 दिन में कराएं या उससे कुछ करीब तरीन डेट दे दें, तो उन्होंने डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। 254 ऑलरेडी उनको इजाजत देती है, 254 उनको पीरियड बढ़ाने की। हेल्दी डिबेट करते हैं, जल्दी डॉक्टर साहब जरा हेल्दी डिबेट करते हैं ना। जल्दी ताकि आगे भी जाना पाकिस्तानी है। कौम को समझ आए। सर नहीं, जनाबे वाला आइन का आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 1, 2 या 3 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब सूबे की डेट गवर्नर दे देगा उसके बाद तमाम मशीनरी को और अदारों को यह पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन करे इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के हवाले से। बस डेट तय करना या डेट को आगे पीछे करना किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का काम है सर, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का काम है, लगता है चीफ जस्टिस का काम है आर्टिकल 6 सर। सुप्रीम कोर्ट अब मेरे सवाल का जवाब देना। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाक गवर्नर और सदर का है तो फिर चीफ जस्टिस ये डेट आगे पीछे कर सकते हैं सर 90 दिन की। सर पाकिस्तान की जो सर सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं जाइएगा। मैं दे रहा हूं ना जी दें भाई, मैं दे रहा हूं ना, दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तो हुक्मदुली हुई है, तौहीन अदालत हुई सर है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 90 दिन को, अगर सदर ने 90 दिन का कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 90 दिन से एक्सटेंड क्यों कर दिया, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो? ये कैसे हो गया? ओ भाई सुप्रीम कोर्ट तो ऑथराइज है ना। नहीं सर, क्या कोई ऑथराइज नहीं। नो, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहां से ऑथराइज हो गया सर डेट देने का? सर नहीं, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर की दी हुई डेट के मुताबिक चलो। ओ सर खुदा के लिए उसने चले सदर की आगे दी हुई डेट के सर, मुताबिक चले अपनी मैं सैटिस्फाई आगे, की। मैं बहस छोड़ता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन इलेक्शन, कमीशन मुझे एक का बात कोई बताएं, बात नहीं है, आप डेट कह रहे हैं तय करना किसी, या आगे आप पीछे कह रहे हैं करना। किसी आर्टिकल के 6 माई का लाल आपको कलदम नहीं कर आर्टिकल सकता। 6 आपने चीफ यही इलेक्शन कहा था कि कमीशन के ऊपर भी और चारों इलेक्शन, सर मेंबर्स के मेरी ऊपर भी। सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कोई माई का लाल आपकी पार्टी को कलदम नहीं कर सकता, जबकि ये पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं और इन्होंने करारदाद पास करनी है और ये भी हो जाएगा। आपने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन डेट कोई आगे कर ही नहीं सकता, हो गया। अब तो अक्टूबर में इलेक्शन होगा, आप क्या कर लेंगे सर? सर बात ये है, अगर कोई हराम तोपी पे उतर ही आए, अगर कोई जलालत पे उतर ही आए, अगर कोई गुनाह के ऊपर उतर ही आए, अगर कोई अपना मुंह काला करने पे उतर ही आए, अगर कोई रियासत को नाकाम बनाने पे उतर ही आए, अगर कोई मुल्क के खजाने को डुबोकर मुल्क को दिवालिया बनाने पे उतर ही आए, अगर कोई अपने इक्तदार को इस्तेमाल करके अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए, जनता के फार्मूले के तहत मुल्क को रियासत को डबो दे, तो भाई उसका कौन रास्ता रोके? फिर आज खुदा की कसम, मैं अभी आपके प्रोग्राम में बैठा था, वक्फा हुआ तो मैंने एक क्लिप देखा पेशावर का, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन एक आटे का थैला लेने के लिए बापर्दा खवातीन की, 1.5 किलोमीटर लंबी सर इशू लाइन। हमारा इशू 10 लाख रुपए का बहुत बुरा हाल है। सुने, बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं। कहा 10 लाख रुपए का फ्री इलाज, और कहा तो बस इस्तगफार 10 किलो का आटे का। चलिए सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दो बड़े अहम सवाल है, सब कुछ। दो बड़े अहम सवाल को लेके आता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, नाज़रीन पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, मेरे पास 5 मिनट है, दो अहम सवाल है, आपकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का हर दुश्मन इमरान खान का हिमायती क्यों है, जिसमें क्रैग मरे का नाम आ रहा है, ज़िल्मे खलील ज़ात का नाम आ रहा है, क्रिस्टीना लैम का नाम आ रहा है, क्या वजूहात है सर?
ये तो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, दीन के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ से जाके विक्रम सूद मिलता है, रॉ का जना हेड, ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ से लंदन में बैठ के रॉ के और मोसाद के जनाब बड़े सीनियर अहदेदार वो मुलाकातें करते हैं? वो क्या वजह है कि जिंदाल नामी जनाब रॉ का जो फ्रंट मैन है, फाइनेंशियल फ्रंट मैन है, वो जनाब ज़ाती दोस्ती यारी जो है वो नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ और उसकी आल औलाद के साथ रखता है और उसके साथ कारोबारी शराकतदारी रखता है? क्या बातें कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है। आप अब ये जहाँ से ये सारी कैंपेन चल रही है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर मैं पाबंद हूँ जनाब अपनी कुछ आइडियोलॉजी का और अपनी कुछ सोच का। एक प्रोग्राम ARY पे हमने किया था, याद है? आई एम मलाला, याद है सर? हाँ, भूले नहीं होंगे आप। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हाँ, उसमें क्रिस्टीना लैम के ऊपर आपने क्या कहा था, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है? मैंने पुरानी वीडियो देखी है, पता नहीं आप भूल गए या नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि किसी के स्टेटमेंट देने के ऊपर तो आप जनाब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस बंदे ने, फला बंदे ने इस बंदे के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी, लेकिन जिस माँ के लाडले से खुद रॉ और मोसाद के जनाब चीफ और एजेंट जाके मिलते हैं, जिससे रॉ का जनाब फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं ना फ्रंट मैन और फाइनेंसर, जिसके पैसे से रॉ चलती है, जिंदाल जो उसका बिजनेस पार्टनर है नवाज शरीफ का, उसका कंपैरिजन आप नहीं, मैं कहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ सर, मैं तो सवाल उठाया, बयान देने को और जवाब है यार। सुने क्रिस्टियन ये वाला प्रोग्राम का भी तो हवाला दे। सुने मेरे जैसा बंदा जो नामूसे रसालत और खत्म नबूवत का अल्लाह पाक के करम से नबी पाक के सदके सबसे बड़ा पहरेदार है, कल खुदा न खास्ता किसी इशू पे कुछ सुलेमान रुश्दी जैसा मरदूद बेगैरत वो कोई बयान दे दे तो आप कहोगे कि फैज चौहान जो है ना वो पढ़ा है। बस सर हो गया, खत्म हो गया सर। आपने बड़ा सॉलिड एक स्टेटमेंट दे दिया है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बयान देता है तो देता रहे, ठीक है। मैं आता हूं सर, एक हुसैन हक्कानी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े जबरदस्त नाम है, पाकिस्तान के बड़े सियासतदान थे, बड़े साथी थे, आपके गुरु भी रह चुके हैं, सुना है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में हकीकी आज़ादी का बयानिया बेचने वाले अब लॉबिस्टों को डॉलर में अमेरिका के साथ रवाबित कायम करने के लिए डॉलर में अदायगी कर रहे हैं। और उन्होंने दो फर्म के हवाले से बात की है, एक फर्म जो है वो तो है जनाब फेंटन आर्लुक, और दूसरी जो फर्म है सर उस पर बड़ा सवाल आ गया है, और वो है BGR आपके फर्म है। और ये ग्रुप जो है इसका एडवाइजरी बोर्ड में जो है सर वो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर यहूद बारक सर्व एज ए सीनियर एडवाइजर। तो आपने इसकी खिदमात क्यों ली सर? बस ये आखिरी सवाल है सर। अच्छा, पहली चीज तो ये आपने कहा कि ये हुसैन हक्कानी मेरा गुरु, मेरा कहाँ से गुरु? मैं तो बिंदास आदमी हूँ, मैंने तो आज तक अल्लाह पाक का करम है, अपना उस्ताद किसी को नहीं माना। अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके जना पैदाइशी हमें जिस फील्ड में भी तकरीर हो, तहरीर हो, सियासत हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेहनत करके, मुशक्कत करके, तगदो करके, धक्के खा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है, पहली बात। दूसरा, ना पार्टी का ये गुरु रहा है, तो इस वजह से गुरु वाला लफ्ज़ तो आप छोड़ देना कि मेरा या मेरी पार्टी का गुरु। दूसरी चीज़ देखिए, बात यह है, इस किस्म की कंस्पायरेसीज जो ना आपके सामने बेतहाशा आएंगी। लोग जिस वक्त इमरान खान को डिग्रेड करना चाहते हैं, दुनिया की सब ताकतें इमरान खान को जीरो करना चाहती हैं, दुनिया की तमाम ताकतें पाकिस्तान के अंदर और बाहर इमरान खान को डिग्रेड और डैमेज करना चाहती हैं, लेकिन ऊपर अल्लाह पाक की जात बैठी है। वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले जमीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं। आसमानों पे बैठने वाला नीयतों की बुनियाद के ऊपर इज्जत और जिल्लत के फैसले करता है और जिंदगी और मौत के फैसले करता है। जिंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत क्या बात कही है। आखिरी दोनों जुमले आपके फयाजुल हसन साहब, सलूट है आपको। जितना इमरान खान के खिलाफ ये ऐसी हरकत करते हैं, इमरान खान मजीद पॉपुलर होके, मजीद इज्जतदार होके जो है वो उभर के सामने आता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब ने हमारे सख्त सवालाना और अपने जवाबात दिए, और हमने